अब एक और राय आपके सामने रखते हैं। बाजार पर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो CIO हैं PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस के। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज़ पर। ये बताइए क्या लग रहा है बाजार का डायरेक्शन? यहाँ से हमने देखा है कच्चा तेल स्टेबल होता है तो भारतीय बाजार स्टेबल रहते हैं। 5 दिन कच्चा तेल चला तो भारतीय बाजारों में 4 दिन तेजी हुई है। यहाँ से तेजी क्या और बन सकती है? क्या व्यू बन रहा है मार्केट का? देखिए, वॉलेटिलिटी इज़ द न्यू नॉर्मल। सो वॉलेटिलिटी चलता रहेगा बाजार में। अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी उसमें ग्रेजुअल रिकवरी देखी जा रही है। आपको वेरियस ग्रीन शूट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं जो दिखाते हैं कि रिकवरी हो रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अर्निंग्स जो भी आई थी वो काफ़ी बॉटम आउट हो चुकी है और सेकेंड हाफ से आपको इनमें इम्प्रूवमेंट्स देखा जाएगा। और उसमें एक मेन कंट्रीब्यूशन 7 सेंट्रल पे कमीशन उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोअर इंटरेस्ट रेट्स भी होंगे। सो अगर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री में रहा जो RBI का है और फिस्कल डेफिसिट भी वही रहा जो आसपास एस्टिमेटेड है, लेट्स अराउंड 3.5%, थोड़ी बहुत स्लिपेज हो सकती है तो ईजिंग की चांसेस हैं। और एक मॉडेस्ट पिकअप इन इन्वेस्टमेंट साइकिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी का जो पाथ है वो काफ़ी सॉलिड है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। जहां प्रॉब्लम देखी जा रही है और जहां से इंडिया की काफ़ी कोरिलेशन देखी जा रही है इंडियन मार्केट्स की, वो है ग्लोबल मार्केट्स। तो जैसा कि आपने कहा, क्रूड में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, कमोडिटी मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी है। अब देखिए, लास्ट वीक यूरोपियन बैंक्स पे कंसर्न आ गए हैं। लोग इक्विटी और करेंसीज फॉल के बाद अभी क्रेडिट फॉल की बात कर रहे हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। इस तरह के कंसर्न्स आते जा रहे हैं और वहाँ से जो इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन मार्केट्स पे वो काफ़ी डायरेक्ट है, कपलिंग बहुत डायरेक्ट है और वहीं से आपको वॉलेटिलिटी देखा जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल, और एडिशनली मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी एक्शंस हैं जी और उनके जो कमेंट्रीज हैं और उनके इम्प्लीकेशन से हो रहे हैं ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया, उसकी वजह से भी काफ़ी वॉलेटिलिटी हो रही है। तो दुनिया भर में जो उतार चढ़ाव है उसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है और आज भारतीय बाजारों ने हांगकांग और चीन के बाजार पर रिएक्शन देना सही समझा है और इसी के लिहाज से आप देखिए 0.5% की कमजोरी अब हो चुकी है। 7,200 के अच्छा नीचे अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में हो चुका है और बैंक निफ्टी को देखिए, यहाँ पर मार्च ज़्यादा पड़ती दिख रही, लगभग 150 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पर। तो कुछ हद तक थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सी सेलिंग हो रही है और 7,200 के नीचे टिकता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो काफ़ी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर शायद ट्रिगर होते हुए दिखेंगे लोगों के। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं संजय जी, क्या उनके लिए आपको लगता है कि ये सही मौका है खरीदारी करने का या थोड़ा और इंतजार करने में हर्ज नहीं? बजट के बाद भी आराम से ये कई बाजार भाग नहीं जाने वाला है, मौका मिलेगा। देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो वैल्यूएशन अभी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप कंसेंसस देखें तो हाई डबल डिजिट्स में हैं। मेरे ख्याल से उसमें कुछ लोअरिंग हो सकते हैं, वो कम हो सकते हैं जो एक्चुअल अर्निंग्स आए आपको FY17 में। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी है और इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है इमर्जिंग मार्केट्स पे, उस पर हम बात करते रहते हैं। अगर आप देखें तो बाकी जो ब्राज़ील वगैरह हैं, ब्राज़ील, रशिया एटसेट्रा, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी प्रॉब्लम में है, काफ़ी चैलेंजिंग है और इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ अभी भी वर्ल्ड में। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल डायरेक्शन इकोनॉमी की कंपनीज की, मोस्ट ऑफ द कंपनी स्पेशली कंजम्पशन और रिटेल ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं वो अच्छी हैं। जो एक प्रॉब्लम देखी जा रही है इंडियन इकोनॉमी में वो है रूरल इकोनॉमी में जी, राइट। और रूरल इकोनॉमी की वजह है 2 ड्रॉट्स हो गए, 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो आने वाली बजट है उसमें गवर्नमेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी रूरल इकोनॉमी के बारे में। सो जो इरिगेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा, स्टोरेज फैसिलिटीज, और काफ़ी बूस्ट मिलेगा रूरल इकोनॉमी को। लेकिन इस समय आप देखिए जो चिंता बाजार को सता रही है वो PSU बैंक्स की तरफ से है। आज देखिए आप, बाजार गिराया करीब करीब सेंसेक्स 150 पॉइंट, बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी गिरे हैं। लेकिन जो FNO में मैं देख रहा हूँ 10 गिरने वाले बैंकों में तो 8 तो PSU बैंक ही हैं। PNB चलिए समझ में आता है कि निफ्टी से बाहर हो रहा है, थोड़ा चिंता है, लेकिन SBI 2.5% नीचे, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक, लंबी लिस्ट है। 8 शेयर FNO में गिरने वाले अगर बैंक्स ही हो टॉप 10 में तो थोड़ी चिंता की बात है। बैंक्स गिरावट में आप खरीदेंगे, अवॉइड करेंगे अभी? देखिए, जो रिटेल ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो अर्बन फेसिंग हैं उन पे मैं भी ज़्यादा फोकस करूँगा। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनमें जो प्रॉब्लम है
वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो भी AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू का जो नतीजा निकला है और जो RBI ने क्लीन अप एक्सरसाइज करवा रही है, सो उसको जरा होने में टाइम लगेगा। ये जैसा तो कि मैंने थोड़ा वेट करेंगे, इनको और थोड़ा थमने देंगे, गिरने देंगे, उसके बाद खरीदेंगे PSU बैंक्स को? देखिए, इस वक्त जो मेरा प्रेफरेंस है वो लार्जली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे है, और विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल्सो मैं रिटेल ओरिएंटेड पे फोकस करूंगा। सो जो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनको अभी मैं अवॉइड करूंगा। चलिए, तो अभी बैंक्स को थोड़ा सा अवॉइड करने में हर्ज नहीं, लेकिन फिर ऐसे में पैसा लगाना कहाँ है? कौन से सेक्टर्स आपको आकर्षक दिख रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि बजट के पहले या बजट के बाद जो लोगों का व्यू हो, पहले लगाना हो तो पहले लगाएं, बाद में लगाना हो बाद में लगाएं, जहाँ पर मौके देखे जा सकते हैं? देखिए, ये ब्रॉडली अभी दो थीम्स आप देख सकते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पे और दूसरा कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स पे। सो पहले मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। इस सेक्टर का यूएस के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, राइट। और यूएस इकोनॉमी इवन दो OECD ने थोड़े ग्रोथ आउटलुक लोअर कर दिया है, अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमीज है, राइट। और जो सम जोग्राफीज जैसे यूरोप वगैरह थे, जापान, इनमें जो आउटसोर्सिंग के प्रति जो थोड़ी एडवर्सिटी थी वो अभी ओपन अप हो रही है। तो ये दो नई जोग्राफीज आ रहे हैं, और इसके अलावा नए डोमेन लाइक स्मैक, सोशल मोबाइल एनालिटिक्स, क्लाउड और डिजिटाइजेशन, ये जो डोमेन हैं इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेल्दी ग्रोथ दिखा जा रहा है। इनफैक्ट इसमें 30% प्लस ग्रोथ देखे जा रहे हैं। तो न्यू जोग्राफीज, न्यू वर्टिकल्स और प्लस यूएस ट्रैक्शन जो चला रहा है, इन सब की वजह से IT सेक्टर में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। और इसके अलावा जो जैसा कि मैंने कहा, 7th सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन, होपफुली उसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप बजट में देखने को मिलेगा, प्लस ओरप इम्प्लीमेंटेशन भी। सो इसके वजह से कंजम्पशन पे काफ़ी बूस्ट आने वाला है। सो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, सो इस तरह की कंपनी में मेरा काफ़ी अभी फोकस है। आज जनरल आप देखिए सारे के सारे सेक्टर्स लाल निशान में, केवल एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो मेटल सेक्टर है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW टॉप 5 FNO गेनर्स में दरअसल 4 बल्कि 3 भी क्यों, जिंदल स्टील एंड पावर को भी आप थोड़ा बहुत मेटल मान सकते हैं। तो आप देखिए 5 में बढ़ने वालों में एक तो है टाटा मोटर्स DVR जो शामिल हो रहा है इंडेक्स में, ये तो चलिए समझ में आता है, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो दरअसल मेटल सेक्टर के शेयर हैं। मेटल्स पर आपका क्या व्यू है? देखिए सब लोग मंदी में थे, कह रहे थे मेटल्स नहीं खरीदना चाहिए, काफी दबाव देखने को मिलेगा, दूर से भी हाथ लगाना नहीं चाहते थे मेटल्स में। क्या इस समय गिरावट में खरीदारी करना चाहिए, या आपको लगता है कि ट्रेडिंग बाउंसेस हैं जो देखने को मिल रहे हैं अभी भी, जब तक चाइना नहीं सुधरता तब तक इसमें कोई राहत की बात नहीं है? बिल्कुल। सो मेटल सेक्टर क्या है, ये बिल्कुल ग्लोबली लिंक्ड कमोडिटी है। सो इस पे आपको चाइना के व्यूज़ और चाइना में क्या प्रोडक्शन डायरेक्शंस हैं उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। सो इस पे एक कॉल लेना कि ये बॉटम आउट हो गया है या फिर ये ट्रेडिंग बाउंस बैक है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये लार्जली चाइना डोमिनेटेड कमोडिटी है। सो इस पे मैं अभी बेरिश हूँ और अभी रहूँगा जब तक कि कोई क्लियर डायरेक्शन ना दिखे ग्लोबली कि कमोडिटीज़ कहाँ जा रही है। अनिल, मारुति एक और ऐसा स्टॉक है जो 1% मजबूत है। चर्चा ये चल रही है कि मारुति के मैनेजमेंट की बैठक होने वाली है, देखना होगा मंदसौर के जो प्लांट उनका बंद था उसके बाद वो किस तरह का फैसला लेते हैं, चालू होगा प्लांट या फिर कामकाज ठप रहेगा। लेकिन इससे पहले शेयर यही बता रहा है कि शायद चालू हो सकता है प्लांट जो बंद था। 1% की मजबूती मारुति के शेयर में देखने को मिल रही है, कमजोर बाजार में ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। बिल्कुल, तो ये इस वक्त मारुति के लिए एक अच्छी ट्रेडिंग बाउंस बैक दिख रही है। लेकिन देख लेते हैं बजट के लिहाज से आपके लिए कहाँ है निवेश के मौके। बजट की टॉप पिक्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली। दलजीत जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आपकी पहली पिक के तौर पर मैं देख रहा था ONGC आपने चुना है बजट से पहले खरीदारी के लिहाज से, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बजट के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि बजट में कुछ आया या नहीं आया, पर आपके पास ऐसा शेयर होना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को आगे अच्छा रिटर्न दे सके। तो हमारा मानना है कि ONGC वहाँ पे एकदम फिट बैठता है। बजट में क्या बेनिफिट आ सकता है कि इनके ऊपर आज की डेट में 4,500 रुपये पर टन की सेस लग रही है, जो कि जब $100 का रेट होता था क्रूड का तब फिक्स की गई थी।
अब क्योंकि क्रूड का रेट $30 आ गया है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है और कंपनी की ये मांग है सरकार से कि इसको घटा के एड वैलोरम पे किया जाए, यानी कि क्रूड के प्राइस से रिलेट किया दिया जाए। अगर ये हो जाती है, अगर ये मांग मानी जाती है, तो इसका लगभग 20% प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ेगा ओएनजीसी के। मतलब कि ओएनजीसी का अगले साल का प्रॉफिट 20% बढ़ सकता है अगर ये सेस जो है वो एड वैलोरम कर दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे सेस हटा दिया जाए, लेकिन उसको बेसिस कैलकुलेशन का बदल दिया जाए। यदि ये हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो भी आपके पास आज की डेट में 220 रुपये में ओएनजीसी जो है वो $5 पर बैरल के एक ऑयल इक्विवेलेंट पे मिल रहा है, जो कि दुनिया में सबसे चीपेस्ट प्राइस है किसी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का। तो एक साल का अगर आप व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा स्पॉट आ सकता है, क्योंकि क्रूड $30 पे एक साल बाद शायद नहीं रहेगा, और ये अगर बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल गया तो दोनों तरीके से आपके लिए ट्रिगर अच्छा हो सकता है। ओके, तो ओएनजीसी ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, बजट के लिहाज से भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। दलजीत जी, दूसरा शेयर बताइए कौन सा है? दूसरा शेयर हमने चुना है टाटा मोटर्स। अब यहाँ पर भी दोनों रीज़न है। तो पहले हम बजट क्योंकि बात कर रहे हैं बजट की, तो बजट ट्रिगर की बात करेंगे। हमने सुना है कई बार मिनिस्टर साहब को कहते हुए, रोड मिनिस्टर को, कि हम वो एक स्क्रैपेज पॉलिसी लाना चाहते हैं, जैसे कि कैश और क्लिंकर यूएस में हुआ था, जिसमें पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। यदि इस तरीके की कोई पॉलिसी आती है तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बहुत पुरानी गाड़ियाँ, आपको 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी गाड़ियां भी मिलती हैं। उनको हटाने से दो फायदे होते हैं, एक तो पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर पाते हैं, और दूसरा ये कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। तो जो फ्लीट ओनर्स हैं वो इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर सकेंगे। तो वो एक बड़ा बेनिफिट टाटा मोटर्स के लिए हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं आए तो क्या हो, तो हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स का जो स्टॉक इस समय बिहेव कर रहा है जिस तरीके से, वहाँ पर लगातार अच्छे नंबर्स आने के बावजूद स्टॉक प्राइस में कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं है, बिकॉज लोगों को डर है कि शायद चाइना का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत उतना अच्छा नहीं कर पा रही है कंपनी। वो ठीक बात है, लेकिन उसके बदले में अगर आप देखिए तो JLR बाकी दुनिया के सब जोग्राफीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है, और जो इंडिया में उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस था, जो कमर्शियल व्हीकल का, जो पिछले 4 साल से एकदम ठप पड़ा हुआ था, वहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ हमें पिछले 2 क्वार्टर से लगातार 30% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये जो लॉस मेकिंग बिजनेस था वो प्रॉफिट मेकिंग हो गया, बाकी जोग्राफीज़ में अच्छा कर रहा है, तो जो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना का है वो उसमें टेकन केयर ऑफ हो गया। तो मुझे लगता है कि अगेन फंडामेंटली हम देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स टाटा मोटर्स के बहुत अच्छे हैं, और अगर ये बजट का स्क्रैपेज वाली पॉलिसी कुछ आ गई तो वह एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। डिस्क्लेमर ये होगा कि हमारी कोई भी नॉलेज नहीं है कि ये सब पॉलिसी मैटर में क्या चेंज हो सकते हैं। ये सब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट से पढ़ के, कंपनी मैनेजमेंट से बात करके, या स्ट्रीट्स के अंडरस्टैंडिंग से ही है, पर ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है जिसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल। तो ये 2 स्टॉक हैं, ओएनजीसी और टाटा मोटर्स, जहां पर आप बजट के पहले भी और बजट के बाद भी निवेश के लिहाज से कर सकते हैं खरीदारी। ये राय है दलजीत सिंह कोहली की। ओएनजीसी का लक्ष्य 263 रुपये का, और टाटा मोटर्स भी उनकी खरीदारी की राय है, और लक्ष्य 496 का। दलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम बजट पिक्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजार ने शुरुआत तो थोड़ी मजबूती के साथ की, लेकिन दबाव बनता हुआ दिख रहा है। 7200 के नीचे है निफ्टी, देखना होगा आगे सेशन किस तरह का रहता है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर होगी नजर, और आपके सवालों के जवाब देंगे सौदा आपका में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।